के अंदर क्या है भाई, ये कनस्तर हमारे दादा के पास था, दादा ने हमारे अब्बा को दिया, अब्बा ने हमें दे दिया। बस ये कनस्तर हम सुबह लेकर आते हैं और वापस लेकर चले जाते हैं। कहा कि अच्छा ये कनस्तर तुम्हारे पास मौजूद है, जरा इसको खोल के तो देखो कि इसमें है क्या। अब उस कनस्तर के ऊपर ताला लगा हुआ है, जंग ताला है। बहरहाल फकीर को बड़ी जबरदस्ती उसको मनाया गया और उस फकीर ने उस कनस्तर को खोला। जब उस कनस्तर को उस फकीर ने खोला तो उसमें तो अशरफियां थी, उसमें तो हीरे जवाहरात थे। अब वो फकीर के अब्बा और फकीर के दादा अपनी सारी जिंदगी उन हीरो जवाहरात को घसीट घसीट कर वो चलते रहे फिरते रहे, लेकिन कभी कोशिश नहीं की कि उसको देख सकें कि उस कनस्तर के अंदर क्या चीज मौजूद है। अब वो वही है कि उनकी जिंदगी पूरी पूरी गुजर गई, लेकिन वो एक्सप्लोर ही नहीं कर सके कि उनके पास इतनी जबरदस्त अल्लाह की नेमत मौजूद है। तो जिस तरह उस फकीर के पास ये नेमत मौजूद थी और वो उस नेमत से कोई फायदा नहीं उठा सका, वो फकीर का फकीर ही रहा। तो एक ऐसी नेमत है कि जो उसने ऊपर वाले ने मुझे और आपको दी हुई है, और ये नेमत है हमारी माइंड की, हमारे जो इंटेलेक्ट हमें मौजूद है। बहुत से लोग होते हैं कि जो सारी जिंदगी गुजार जाते हैं और यहाँ से दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं और वो इस खजाने का उनको इल्म नहीं हो पाता, इस खजाने को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको मिसयूज कर रहे होते हैं। इस खजाने को बेहतरीन अरबपति और खरबपति बन सकते हैं। मतलब मैं फाइनेंशियल फॉर्म में बात उस सेंस में नहीं कर रहा था कि अरबपति और खरबपति का मतलब ये कि वो बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजार सकते हैं कि अगर वो एक्सप्लोर कर लें अपने इस माइंड को। ये पावर है, ये बहुत जबरदस्त पावर है। और ये पावर जब इंसान खुद फील करता है तो ये फीलिंग्स जो है वो उसको आगे लेके चली जाती हैं। और ये माइंड पावर, ये जो माइंड है, आप इसको जो बात बोलेंगे ये वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये फैक्ट्स को नहीं देखता। आप इससे कहेंगे कि ये दिन है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ये दिन। हमारे इस पूरी बॉडी का एक एक सेल एक्सेप्ट कर लेगा कि ये दिन है। अगर हम ये कहेंगे कि ये रात है तो ये पूरी बॉडी का एक एक खलिया ये एक्सेप्ट कर लेगा कि दिस इज नाइट। तो ये दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जब आप रात को सो रहे होते हैं तो बेड के ऊपर हम सोते हैं हम लोग। तो जब बेड पे सोते हैं तो भाई आप ये बताएं कि कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने बेड से गिर गए होंगे, कितने लोग गिरे होंगे अपने बेड से। असल में कॉन्शियस माइंड तो रात को सो रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है जाग रहा होता है। वो वही सबकॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम सांस ले रहे हैं, हमारे दिल की धड़कन चल रही है। उस सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता है कि आप बेड पे सो रहे हैं, इसलिए कोई बेड से गिरता नहीं। हो सकता है आप लोगों में से किसी को गिरा दिया गया हो बेड से, ये गलत बात है। बाहर लोगों के ये तजुर्बात भी होते हैं कि बेड से गिर जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद सो रहे हैं तो आप खुद नहीं गिरेंगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज मौजूद है। और अगर आप लोगों में से हो सकता है किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो कमरे में सोने का, जमीन के ऊपर। तो जब जमीन पे आदमी सोता है रात को, अगर सोया है रात को एक कोने पे सोया, तो जब वो सुबह उठेगा तो कमरे के दूसरे कोने से, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात मौजूद है कि वो बेड से नहीं गिरेगा, जमीन से तो गिरेगा ही नहीं। तो वो अमूमन रात को कोई एक जगह सोता है तो दूसरे कोने से वो बराबर होता है। तो ये जो माइंड है ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और ये इसमें डिवाइडेड है। कॉन्शियस माइंड 10% है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा 90% है। अब जरा इसको देखें कि हमारा जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, जो हम इसको बात देंगे ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। आप अगर ये माइंड को ये बात कहेंगे, हमारे इंटेलेक्ट को, बॉडी के खलियात को, जब सेल्स को, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी जब बीमार होता है और ये जब बीमार होता है और वो अपने आप से कहता है कि यार इस बीमारी ने तो मुझे मार ही दिया, तो वो जितने भी सेल है ना पूरी बॉडी के अंदर, वो ये बात सुनते हैं कि भाई ये कह रहा है कि इस बीमारी ने इसे मार दिया, तो वो सारे सेल मिलकर कहते हैं कि चलो भाई ये कह रहे हैं ना मार दिया, चलो मिलकर इसको मार देते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी है, वो ये कहता है कि मैंने फलाने काम करना है और फलाने फलाने विजन है, मेरे ख्वाब हैं, मैंने फलानी चीज अचीव करनी है। तो इस बॉडी के जो सारे सेल्स हैं वो मिलकर आपको ये अज़म देते हैं, ये ताकत देते हैं कि इसने जो ये अज़म किया है, इसके इस अज़म में इसके मददगार बन जाए। बड़ी ताकत है इस माइंड के अंदर, बड़ी ताकत है। अब ये जो माइंड है
इस माइंड को हम फर्दर, इसकी माइंड पावर को हम कैसे हम आगे लेके चल सकते हैं। बुनियादी तौर पर हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मौजूद हैं, हम जहाँ जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, एक आदमी जो है जिस जगह पर काम कर रहा है उस जगह को खूबसूरत कैसे बना सकता है, उस जगह को माइंडफुल कैसे कर सकता है, उस जगह को माइंडफुल ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप कर सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी हम डिस्कस करते हैं, इस डिस्कशन में एक मुख्तसर सी चीज़ ये आएगी। अभी देखिए कि ये रिसोर्स जो है वो 0 से 100% की रिसोर्स है। लेट्स सपोज जो बेहतरीन आदमी होता है, जो अपने दिमाग की ताकत को पॉजिटिवली यूज कर रहा होता है, जो अपने दिमाग को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उसके पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो, लेट्स सपोज ये यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 0 से 100 तक की रिसोर्स है, और रिजल्ट्स भी जो है वो 0 से 100 तक के हैं। एक बेहतरीन जो दिमाग होता है, एक बेहतरीन जो माइंड होता है, जो पावरफुल माइंड होता है, जो पॉजिटिव माइंड होता है, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नई डेवलपमेंट करना चाहता है, जो उनको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर जाना चाहता है, जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाना चाहता है, तो वो जो आदमी होता है, वो जो इंसान होता है, वो जो वहां पे वर्कर है, मैनेजर है, स्टाफ का है, या वो सीईओ है, वो क्या करेगा, उसके पास मिनिमम रिसोर्सेज होती हैं, वो उन मिनिमम रिसोर्सेज के मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। मिनिमम रिसोर्सेज से वो काम शुरू करता है और मैक्सिमम रिजल्ट्स लेकर आने की कोशिश कर रहा होता है। और ये जो चीज है, ये जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनकी माइंड पावर बड़ी जबरदस्त होती है, वो लोग मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने के आदी होते हैं। और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप ये बताइए कि कौन से ऐसे लोग होते हैं प्रोफेशनली कि जो मिनिमम रिसोर्स को ऐसे इस्तेमाल करें कि वो मैक्सिमम आउटपुट निकले, कौन से ऐसे लोग होते हैं? तो अगर हम इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, तो प्रोफेशनली अगर हम ये देखें तो इसकी बड़ी जबरदस्त एक मिसाल है। वो मिसाल ये है कि वो लोग, आपने देखा होगा गार्डनर को, बागबान जिसे हम कहते हैं, गार्डनर जो होता है वो जब किसी जगह पे जाता है तो वो गार्डनर किसी जमीन के ऊपर जाता है, वो बंजर जमीन होती है, उस बंजर जमीन को वो देखता है, वो बागबान होता है। उस बंजर जमीन को मिनिमम रिसोर्सेज, मतलब वो थी तो जमीन बंजर, लेकिन जब एक बेहतरीन बेहतरीन बागबान के हाथ में वो आती है, एक बेहतरीन दिमाग वाले आदमी के हाथ में जब वो आती है, तो वो बागबान उस बंजर जमीन को एक बेहतरीन खूबसूरत बाग में तब्दील करके रख देता है। और ये जो बागबान होता है, वो फल लगाता है, वो फूल लगाता है, वो दरख्त लगाता है। ये जो गार्डनर है, ये बड़ी जबरदस्त घास वहां पे लगा रहा होता है कि हर चीज बहुत खूबसूरत हो जाए। वो उसको पानी दे रहा होता है, वो मट्टी को जो है नरम कर रहा होता है, उसमें कुछ जगहों पे बीज डाल रहा है, कुछ जगहों पर कोई जो पौधों के उगने के अंदर मसाइल हो रहे हैं तो उसको दूर कर रहा है। ये गार्डनर है, ये बहुत काम करता है। और आप ये देखें, जब ये गार्डनर काम करता है तो गार्डनर की, जब ये दरख्त लगा रहा होता है, जब ये फल लगा रहा होता है, तो ये फल लगाते हुए वो ये नहीं सोचता कि मैं जब ये फल का दरख्त लगा रहा हूं तो ये जो फल का दरख्त होगा इसके फल मैं ही खाऊंगा सिर्फ, वो ये नहीं सोचता। उसको ये बात पता होती है कि जिस वक्त मैं ये कोई फल का दरख्त लगा रहा हूं तो इस फल का जो रिजल्ट आएगा, ये सिर्फ न सिर्फ मैं इससे फायदा उठाऊंगा, बल्कि और लोग भी इससे बहुत जबरदस्त फायदा उठाएंगे। और एक्चुअली ये जो गार्डनर होता है, इसकी जो सबसे अहम जो चीज होती है, वो उसका जो माइंड होता है, वो ये सोच, इस सोच के साथ उस जमीन पे जाता है कि मैं गिवर हूंगा। ये उसकी पहली सोच होती है। यानी कि वो अगर दरख्त भी लगा रहा है तो उसे बात पता है कि जरूरी नहीं है कि इस दरख्त के पीछे मैंने ही बैठ के सांस लेनी है, या मैंने उसी के नीचे बैठ के जो है आराम करना है। वो एक दरख्त लगा देता है, और कितने भी लोग आते हैं, हजारों लोग होते हैं जो उस दरख्त के पीछे नीचे आके आराम करते हैं और आगे चले जाते हैं। ये एक बागबान है। और जब लोग आते हैं तो उनकी बागबान जब ये सारे काम कर रहा होता है तो उसको खुशी इस चीज की होती है कि जब लोग आए और उसके बाग की तारीफ करते हैं, उसके काम की को देखते हैं कि क्या जबरदस्त काम है। वो बागबान की खुशी इस चीज के अंदर पोशीदा होती है कि वो जो दरख्त है वो फल देने लग जाए। बागबान की खुशी इस चीज में होती है कि वो बड़ा जबरदस्त किस्म का, वो ऐसा जबरदस्त साया दे कि लोग आए और इसके नीचे आराम करें। उस बागबान की ख्वाहिश ये होती है कि लोग बजाय इसी की जमीन के ऊपर, रेतीली जमीन के ऊपर बैठे, वो उनके लिए घास लगा दे और लोग आके उस घास के ऊपर बैठे।
क्योंकि उसकी जो मेन इंटेंशन है वो है कि वो he wanted to be a गिवर, वो लोगों को देना चाहता है, वो बांटता है, वो तकसीम करता है। और जिस दिमाग के अंदर ये बात आ जाए कि मैंने जो ये काम करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बात आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग जब ये सोच लें कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बनाना है कि हमने लोगों को इसके बेनिफिट्स पहुंचाने, तकसीम करने, लोगों को फायदा पहुंचाना है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और ये खास किस्म का एक कुदरत का निज़ाम है कि ये जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो जितने भी लोग होते हैं, जो भी उसके नीचे आके बैठ रहे हैं या उसके नीचे आराम कर रहे हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी लोग सर्विसेज ले रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उनको ज्यादा खुशी इस चीज के अंदर होती है कि लोगों को हम सर्व कर रहे हैं। सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होते हैं वो ब्यूटीफुल कैसे करते हैं कि वो मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब वो ये लोग फील नहीं करते कि हमारे पास पहले बहुत सारी रिसोर्सेज हो जाएंगी और फिर उसके बाद हम कोई काम करेंगे। मिनिमम रिसोर्सेज के साथ ये काम करना शुरू करते हैं। तो ये गार्डनर है। इसकी जो अपोजिट होते हैं वो कौन होते हैं? एक आदमी है, वो गार्डनर है, वो बागबान है, और वो बागबान है जो मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसका जो ओपोनेंट है, और इसका ओपोनेंट कौन है? गार्डनर का जो ओपोनेंट होगा, गार्डनर तो वो है कि जो दरख्त लगा रहा है, गार्डनर वो है वो जो सारे फल और फूल और बूटे लगा रहा है। इसका जो अपोजिट होगा वो कौन होगा? इस गार्डनर के जो दुश्मन है वो कौन होंगे? इस गार्डनर के दुश्मन वो लोग होते हैं जिसको आप कहेंगे वुडकटर या पैरासाइट। वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आते हैं और उसके दिमाग बाग को खराब करना की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये जो वुडकटर टाइप के जो लोग होते हैं, वुडकटर क्या करते हैं, वो बागबान जो है वो तो दरख्तों को लगा रहा है, और ये वुडकटर चाहता है कि किसी तरीके से ये बागबान ये तो मर जाए या ये सो जाए, इसकी आंख लग जाए, ये किधर इधर आगे पीछे हो जाए, ये बीमार हो जाए, ताकि इस वुडकटर को मौका मिल जाए और वो जितने भी उसने दरख्त लगाए वो इन दरख्तों को काट ले। और बुनियादी तौर पर जो वुडकटर होता है या पैरासाइट होता है वो करता क्या है? ये होते हैं टेकर, ये सिर्फ लेना जानते हैं। इनकी इंटेंशन देने की नहीं होती, इनकी इंटेंशन सिर्फ लेने की होती है। और जब ये लेते हैं, ये लेने के लिए ही बातों का थोड़ा सा दाना भी डालते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं दे रहे हैं हम, लेकिन वो एक्चुअली वो दे नहीं रहे होते, वो एक्चुअली लेने के लिए वो दाना डाल रहे होते हैं। और इनकी जो थीम होती है वो क्या होती है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और जो रिजल्ट्स होते हैं वो मिनिमम के ऊपर लेकर आते हैं। यानी कि एक वुड कटर के हाथ में अगर कोई बाग आएगा तो वुड कटर को सिर्फ महीना चाहिए और पूरा 15 दिन चाहिए, पूरे के पूरे बाग को दोबारा वो बंजर बना देगा, वो पूरे बाग को दोबारा बंजर बना देगा। तो ये जो मैंने आपको एक चीज समझाई है कि एक गार्डनर और वुड कटर की मदद से, कि गार्डनर जो होता है वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, और वुड कटर जो होता है वो मैक्सिमम रिसोर्सेज को मिनिमम रिजल्ट्स के ऊपर लेकर आता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखें कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे, हमारे अपने अंदर पर्सनली अपने आप को हम अगर फील करें तो हो सकता है लोगों को खुद ये फील भी हो कि वो मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे जबरदस्त किस्म के मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किए। और हमारी ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेज को मिनिमम रिजल्ट्स तक लेकर आने के माहिर होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस तबाह हो जाती हैं। इसलिए माइंडफुल ऑर्गेनाइजेशन वो होगी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग मौजूद हों, ऐसी टीम मौजूद हो कि वो जब मिलकर काम करें और वो मिलकर सर्व करने की कोशिश करें और वो मिनिमम रिसोर्सेज को मैक्सिमम आउटपुट तक लेकर जाएं। That should be the main goal in front of them. और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेज को मिनिमम रिजल्ट्स के ऊपर लेकर आते हैं। और होता क्या है कि ये जो मैंने आपसे कहा ना, ये वुडकटर है। बाज़ औक़ात आपको ये वुडकटर एक डॉक्टर की तरह मिलेगा। डॉक्टर वुडकटर कैसे बनता है? आप ये देखें कि इस वक्त हमारे मुल्क में आपको शायद गार्डनर कम नजर आए। हमारे मुल्क में इस वक्त जरूरत किस चीज की है? हमारे मुल्क में इस कौम को जरूरत है कि हमें माली मिल जाए, हमें बागबान मिल जाए, हमें मालियों की जरूरत है, हमें बागबानों की जरूरत है, हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है जो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं।
हमें ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो लोगों को सर्व करें, जो गिवर हो, देना जानते हो, बांटना जानते हो, जो तकसीम करना जानते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने मुल्क और कौम को देखते हैं तो चारों तरफ ऐसा नजर आता है कि यहाँ पे शायद वुडकटर मौजूद है। कभी ये वुडकटर एक डॉक्टर की फॉर्म के अंदर आपको नजर आएगा। वो क्या करेगा कि जब अपने मरीज आएगा तो मरीज को कुछ ऐसे टेस्ट लिख कर देगा कि जब वो टेस्ट वो करवाते हैं तो उस टेस्ट का किकबैक उसको मिल रहा होता है, उसको पीछे से उसको पैसे मिल रहे होते हैं। वो फलानी जगह से जाके टेस्ट करवाता है मरीज, और टेस्ट करवाने के पैसे डॉक्टर की जेब के अंदर आ रहे होते हैं। ये वुडकटर है। कभी ये डॉक्टर क्या कर रहा होता है, वो ऐसी दवाइयों के नाम लिखकर दे रहा होता है, ये वुडकटर डॉक्टर, कि वो दवाइयां जो है उसके पैसे जो है उस डॉक्टर की जेब में आ रहे होते हैं। अब वो मरीज को 8-10 चक्कर लगवाता है ताकि वो मरीज बार बार आए, क्योंकि ये जो वुडकटर डॉक्टर है वो लेना जानता है, वो देना नहीं जानता। तो कभी कभी हमें वुडकटर एक डॉक्टर की फॉर्म के अंदर नजर आ जाता है, कभी कभी ये वुडकटर हमें इंजीनियर की फॉर्म में नजर आता है, कभी कभी ये वुडकटर हमें एक बिजनेसमैन की फॉर्म में नजर आ रहा होता है, कभी कभी हो सकता है कोई प्रोफेशनल, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी फॉर्म में ये वुडकटर नजर आ रहा होगा, कि जो सिर्फ लेना जानता होगा, जो सिर्फ लेना जानता होगा। मेरे भाई आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, माशाल्लाह आप जबरदस्त, आप लोगों का अल्लाह ताला ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप एक अच्छे प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हैं। आप जब अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होंगे तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपके कलम से कभी ऐसा ना हो कि आप लोगों से उनका हिस्सा छीन रहे हैं, कभी ऐसा ना हो। आप अपने कलम को कभी ऐसा नहीं चलाइएगा, क्योंकि कलम ऐसा है कि इस कलम की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है, वो नून वल कलम वमा यसरून, कसम है कलम की और इसको लिखने वालों की। आपका कलम कभी ऐसे ना चले कि आपके सबऑर्डिनेट्स का आप हक खा जाए, कभी ऐसा ना हो। कभी वुडकटर ना बनिएगा, आप माली बने, आप बागबान बने। इस मुल्क को मालियों और बागबानों की और गार्डनर्स की जरूरत है, और आप अपने प्रोफेशन के अंदर, इस जिस प्रोफेशन के अंदर आप मौजूद हैं, आप इसको एक ऐसा प्रोफेशन बना दें कि आप सब, हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाएं। और ये जो बुनियाद है ये है कि वुडकटर एक्चुअली उसका जो माइंड था उसमें ये मैसेज दिया हुआ था, एक खलिए के अंदर ये मैसेज मौजूद था कि वो जो भी काम करेगा सिर्फ लेने का करेगा। और जो गार्डनर होता है उसके अंदर, उसके एक खलिए में जो मैसेज है वो ये है कि वो लोगों को सिर्फ देना चाहता है, वो बांटता है। अब ये जो माइंड पावर है, जब हम इस तरीके से माइंडफुली काम करें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप ये देखें कि ये जो काम होता है, ये एक ब्यूटीफुल माइंड, एक बहुत ही खूबसूरत जो माइंड होता है ये काम करता है। वो माइंड जो खूबसूरती जिसके अंदर है, मोहब्बत जिसके अंदर है, जिसके अंदर नफरत नहीं है, लालच नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, अदावत नहीं है, हसद नहीं है, ये सारी चीजें वो वो ब्यूटीफुल माइंड है, वो रिप्लेस कर देता है मोहब्बत के साथ, लव के साथ। वो दरगुजर कर रहा होता है, लोगों की गलतियों को वो माफ कर रहा होता है, लोगों से वो मोहब्बत से बात कर रहा होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो मोहब्बत कर रहा होता है। वो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहा है उसके जो बॉसेस हैं, उन बॉसेस के साथ वो उसके जो ताल्लुक होता है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का होता है, वो खूबसूरत माइंड होता है। और ये जो खूबसूरत माइंड बनता कैसे है, क्या हम ये बना सकते हैं? अगर हम ये बना सकते हैं तो फिर उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? और वो स्ट्रेटेजी जो है उसके लिए क्या चीजें, दो चीजें, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। कि इसमें जो सॉफ्टवेयर मौजूद है, अब अगर किसी प्रोग्रामिंग, अगर किसी लैपटॉप में, किसी मोबाइल के अंदर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कोई प्रोग्रामिंग गलत होती है उस हार्डवेयर में, तो जब तक कि वो प्रोग्राम रीइंस्टॉल नहीं किया जाए, जब तक कि उस वायरस को डिलीट और रिमूव ना किया जाए, उस वक्त तक के नया प्रोग्राम उसमें नहीं आता। तो इसलिए अगर हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि हम वुड कटर बन गए हैं, अगर बचपन से कोई ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है, तो हमने क्या काम करना है कि उस सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करना है नए सॉफ्टवेयर के साथ। और ये जो नया सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है, ये जो माइंडफुल पर्सन जब हमारा ये बनता है, तो वो करता क्या है? ये माइंडफुल पर्सन, ये माइंडफुली जो आदमी होते हैं, वो सबसे पहले आप ये देखें कि वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं। ऑर्डिनरी लोग होते हैं, enable ordinary people to see a big picture। ये माइंडफुलनेस, जब ये आदमी का जो माइंड होता है वो करता है क्या है कि एक ऑर्डिनरी आदमी जब वो बड़ी पिक्चर को देख रहा होता है तो उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी अपने माइंड को माइंडफुली अगर वो यूज कर रहा है, पॉजिटिवली यूज कर रहा है,
तो ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो बड़ी तस्वीर देखता है। अब ये इत्तेफाक है कि यहाँ पर भी एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है और उसके अंदर भी मेंशन है कि सी बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर देखें। आप ये देखें कि अल्लामा इकबाल ने एक तस्वीर देखी थी, एक ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब ताबीर होने से पहले वो इस दुनिया से चले गए। तो दुनिया से तो वो चले गए, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर को उनके पीछे आने वाले लोगों ने उसकी ताबीर मुकम्मल की। हमेशा बड़ी तस्वीर को देखें, बड़े रिजल्ट्स के ऊपर कोशिश करें। बड़ी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जब आप काम करें तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिस जगह के ऊपर आप मौजूद हैं, जिस लेवल के ऊपर आप मौजूद हैं, तो एक बड़ी तस्वीर आपके जहन के अंदर मौजूद हो। इसी मिसाल में एक और तरीके से देता हूँ। उसकी मिसाल ये है कि जरा आप जरा सोचिए कि ये बड़ी तस्वीर की बहुत अच्छी मिसाल ये कि सोचें कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और जब उन्होंने काम शुरू किया दावत का, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, उस वक्त अगर अबू जहल और अबू लहब से कोई ये बात कहता 1450 साल पहले कि भाई अबू लहब और अबू जहल ये बताओ कि ये जो मोहम्मद हैं, इनको जानने वाले, इनको पहचानने वाले आज से 1450 साल बाद कहीं मक्के से कोई बहुत दूर एक जगह होगी, बहुत दूर एक जगह होगी जो हजारों किलोमीटर दूर जगह होगी, उस मुल्क का नाम होगा पाकिस्तान। उस पाकिस्तान के शहर के अंदर कराची में बैठे हुए, या उस कराची के मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ शराय फैसल में बैठे हुए कोई जो है वो तुम्हारे ऊपर, इनके ऊपर ईमान लेकर आया होगा, और कुछ लोग होंगे, हजारों लाखों लोग वहां पे शहर कराची में होंगे, करोड़ों लोग होंगे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इस मोहम्मद को मानने वाले करोड़ों लोग मौजूद होंगे। तो आप ये बताइए कि क्या अबू लहब और अबू जहल ये मानते ये बात? नहीं मानते। वो ये कहते कि यार ये तो उनके पास रिसोर्सेज क्या है, इसके साथ जो लोग हैं ये तो ये बिलादे हबशी के, ये जो मुख्तलिफ जो गरीब गरीब किस्म के लोग हैं, कमजोर किस्म के लोग हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि ये आदमी ये ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे कि हजारों किलोमीटर दूर जो है वो किसी दूसरे कोने के अंदर दुनिया के जो है लोग उसको जानने वाले मौजूद हो, मानने वाले मौजूद हो। लेकिन एक्चुअली वहां पे जो चीज थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह जो थी, उन्होंने जो पिक्चर देखी थी वो बहुत बड़ी थी। ये मैंने आपको जो मिसाल दे रहा हूँ वो ये है कि आप जब तस्वीर देखें, जब आप विजुअलाइज करें, तो ऐसी जबरदस्त विजुअलाइजेशन हो कि वो विजुअलाइजेशन जो है वो आपके रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। ये चीज इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसके अंदर हम जो भी डिस्कस करते हैं कि जो माइंडफुल पर्सन होता है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज कर सकता है। उसके सामने कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, वो डिफिकल्ट को इजी बना लेता है। और ये माइंडफुल पर्सन क्या होता है, वो डिसेबिलिटी को एबिलिटी के अंदर तब्दील कर देता है। वो मोहब्बत के साथ बात कर रहा होता है। और जब जिस जगह पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आप लोगों के पास भी अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस हों, तो उन मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जब मीटिंग्स में बैठे होते हैं तो मीटिंग के अंदर भाई दिस इज रियली डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल दैट वी आर एबल टू डू, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये जो माइंडफुल लोग होते हैं वो सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, और वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। उनकी जो सोचने के अंदर, उनकी जो विजुअलाइजेशन होती है उसके अंदर इतनी जबरदस्त पावर होती है। वो जब आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो जबरदस्त होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपके सामने ये देता हूं कि आप ये देखें कि अगर एक आदमी जा रहा है और यहां पर एक ये एक स्ट्रीट है और यहां पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, और यहां से दूर से खड़े होके गली के अंदर से देखेगा सामने से, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये जो है ना ये गली बंद हुई है। उसे ऐसे लगेगा कि ये सामने से गली बंद हुई है। लेकिन ये आदमी जब ये आगे चलता चला जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 100 लोग खड़े हों और 100 के 100 लोग जब ये देख लो कि हम जब इस गली में से देखेंगे तो सामने से हमारे गली बंद है, तो इन 100 में से जो 90-95 लोग होंगे जो इधर उधर कहीं चले जाएंगे। लेकिन 2 लोग ऐसे होंगे, 2-3 लोग ऐसे होंगे जो आगे की तरफ आते चले जाएंगे, आते जाएंगे, और जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनको नजर ये आएगा कि भाई गली बंद थोड़ी है, यहाँ से तो एक रास्ता ये निकल रहा है और एक यहाँ से ये रास्ता निकल रहा है। तो बाज़ औक़ात ऐसा ये होता है कि हमारे सामने कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती हैं, लेकिन ये जो माइंडफुल पर्संस होते हैं, जो माइंडफुली लोग जो काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने सॉल्यूशंस ऐसे निकाल रहे होते हैं कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज कर देते हैं और डिसेबिलिटी को एबिलिटी के अंदर वो चेंज कर रहे हैं। इसकी जबरदस्त मिसाल, प्रॉब्लम्स आर नॉट बिग बट वी आर स्मॉल।
प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बड़ी नहीं होती। और इसकी एक और मिसाल आप ये देखिए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक और जो चीज करते हैं वो क्या करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये होता है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे सामने हम लोग लोगों के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो ये जो बातचीत होती है वो किस तरीके से होती है कि लोगों से प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे के साथ। माइंडफुलनेस अभी हम आगे अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो एक क्या है कि एक प्रोफेसर ने क्या किया कि एक लाइन खींची और अपने स्टूडेंट से ये पूछा कि इस लाइन को छोटा करके लिखाओ, इसको बगैर छुए छोटा करके लिखाओ, इसको बगैर मिटाए छोटा करके लिखाओ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि हम एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो हम एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और उसको छोटा साबित करने के लिए उसके ऊपर तनकीद करते हैं, क्रिटिक्स एक दूसरे के साथ हो रही होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कद बढ़ जाए तो वो किस तरह बढ़ेगा। जब ये प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा कि इसको बगैर मिटाए इसको छोटा कर दो, इसको बगैर हाथ लगाए इसे छोटा कर दो, तो फिर बच्चे जो थे वो इसका रिजल्ट नहीं दे सके, इसका आंसर नहीं दे सके। तो प्रोफेसर ने क्या किया कि इस लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खड़ी लगा दी। ये लकीर अब छोटी हो गई, ये लकीर छोटी हो गई। आप ये देखें कि आप किसी और को गाली देने से या किसी और को उसके ऊपर तनकीद करने से अपने कद को बड़ा नहीं कर सकते, बल्कि अपने आप को पावरफुल करने से अपने आप को हम बड़ा कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स जब आ रही होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती। हम चूंकि छोटे होते हैं, we should make our mind in a way that we can resolve all these problems। और ये पावरफुल माइंड ये काम कर रहा होता है। और फिर इसमें क्या होता है कि some incidents of life may deform your body। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कभी कभी आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि आपको बहुत धचका लगेगा और आप बड़ी अफसोस की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात वो एक्सपीरियंसेस जब आप 5 साल बाद और 10 साल बाद उसको मोड़ कर देखते हैं, तो फिर आप ये फील करते हैं कि उस वक्त जो ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, जो मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर परेशान हो गया था, वो एक्चुअली परेशानी मुझे सिखाने के लिए थी। वो ट्रांसफॉर्म कर देती है हमारी लाइफ को। वो बाज़ औक़ात कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। तो इसी चीज को अगर हम जरा देखें कि जो माइंड है वो हमारे सॉफ्टवेयर है ब्रेन का, ये पूरी बॉडी के अंदर ये काम कर रहा होता है। और जो हम लोग जिस जिस जगह पे काम कर रहे हैं, इसका एक हम मेडिकल साइंसेस के अंदर भी इसकी एक वो मौजूद है कि हम लोग जो हमारा करेक्टर है, हम लोग जिस जिस जगह पे काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर 10% जो होती है वो हमारी जीन से आती है और 90% जो हमारा माइंड जो सीख रहा है वो एनवायरनमेंट से सीखता है। वो एनवायरनमेंट से सीखता है। 10% जीन्स हमारी होती हैं जो हमारे माँ बाप से जो हम एक्वायर कर रहे होते हैं, 90% एनवायरनमेंट से वो सीख रहा होता है। अब इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से इनको हम माइंडफुली लेके जा सकते हैं। तो इसमें अब जो हम अब ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को हाउ वी कैन रीबिल्ड आवर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वी कैन मेक इट कंटिन्यू कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो बनती हैं वो लोगों से बनती हैं। जब वो लोग माइंडफुल होंगे, जब लोगों के अंदर माइंडफुलनेस मौजूद होगी, तो फिर उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े जबरदस्त हो जाएंगे। इसी के रिस्पेक्ट से हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, माइंडफुली ऑर्गेनाइजेशन को हम लेकर चल रहे हैं, तो ये जो माइंडफुलनेस है ये क्या चीज है। ये माइंडफुलनेस ये चीज है कि हम इसको यूं समझ लेते हैं कि माइंडफुलनेस का जो वर्ड आया, जॉन कवर्ट-जेन एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और दुनिया को ये बात बताई कि माइंडफुली काम करने के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या जबरदस्त रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने ये बात बोली कि माइंडफुलनेस ये चीज है कि पेइंग अटेंशन
इन प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर अटेंशन आप करें। हम प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर जितने ज्यादा हम अटेंशन करेंगे, जितना ज्यादा अटेंटिव होंगे प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, उतना ज्यादा हम माइंडफुली होकर काम कर रहे होंगे। आप ये देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक माजी है, ये उनका माजी है कि माजी जो है वो उससे हर वक्त परेशान रहते हैं। माजी से मुस्तकिल उनके जो पास था कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मैं अगर यूं इस जगह पे पैदा हो जाता तो मैं ये काम कर लेता, मेरे माँ बाप ऐसे होते तो मैं, इतने बहन भाई होते, मैं पाकिस्तान की जगह में यूरोप में पैदा हो जाता तो मैं पता नहीं क्या क्या काम कर लेता, मेरा बिजनेस अगर यूरोप में होता, मेरी जॉब अगर यूरोप में लग जाती तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने माजी को, कि मैं गरीब स्कूल में पढ़ा, मैं छोटे स्कूल में पढ़ा, मैं पीले स्कूल के अंदर पढ़ा, मैं ऐसे स्कूल के अंदर पढ़ा कि मैं अपने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, ये अपने माजी, हर वक्त माजी उनके अंदर आ रहा होता है कि मेरे माँ बाप ने जो है ना मेरे ऊपर पढ़ाई के ऊपर पैसे खर्च नहीं किए, या मेरे घर वाले, मेरे एनवायरमेंट, ये माजी ऐसा था। इस माजी को हर वक्त वो सोचते रहते हैं, इस माजी के अंदर वो सोच के अंदर गुम होते हैं। फिर दूसरी तरफ उनकी सोच के अंदर क्या होती है कि ये मुस्तकबिल में मैं क्या काम करूंगा, मुस्तकबिल के अंदर मेरे सामने फ्यूचर के अंदर मेरा क्या होगा, मैं किस तरीके से काम करूंगा। तो होता क्या है, वो माजी को उनके सामने मौजूद होता है, ये फ्यूचर उनके सामने मौजूद है, ये दोनों उसके सामने मौजूद होते हैं। ये माजी को मुस्तकिल सोच रहा होता है, वो फ्यूचर को मुस्तकिल सोच रहा होता है। तो पास्ट और फ्यूचर को जब वो सोच रहा होता है तो एक्चुअली होता क्या है कि मुस्तकिल जब वो पास्ट और फ्यूचर के सामने मौजूद होता है तो उसका होता क्या है कि वो प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर अपनी तवज्जो नहीं दे सकता। He is not able to give, like, he is not able to focus on present moment because he is always thinking about his past, he is always thinking about his future. How is it possible for a person that if he is thinking for past and if he is thinking for future, how is it possible for him to walk on his present moment towards his goal? How? It's not possible. और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लोग जो होते हैं वो माजी और मुस्तकबिल के दरमियान में खो जाते हैं, और वो अपने जब इसके अंदर आते हैं तो उनका हाल उनसे उनका प्रेजेंट जो है उनसे छूट जाता है। इसलिए माइंडफुलनेस ये चीज है कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को हैप्पीली पीसफुली इसे गुजारें, अपने माइंड को पीसफुल करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बाज लोग, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को माइंडफुली कैसे बना सकते हैं कि जो काम जिस वक्त हम कर रहे हैं उस काम की सबसे ज्यादा अहमियत है, मोस्ट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क इज द थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। सो मोस्टली हम लोग जब मीटिंग में बैठे होते हैं तो होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि लोग फिजिकली तो मौजूद हैं, फिजिकली तो मौजूद होते हैं, और मेंटली, सेंसेशनली, इमोशनली वो कहीं और होते हैं। और इसकी मिसाल, सबसे अच्छी मिसाल ये है कि हम लोग अक्सर जब नमाज में होते हैं तो नमाज तो हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, दिमाग हमारा कहीं और होता है, नमाज हम लोग पढ़ रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग इस चीज के आदी नहीं है कि हम अपने राइट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट को के ऊपर हम अटेंशन दें। तो ये जो माइंडफुलनेस है वो ये क्या है कि वी शुड गिव अटेंशन इन प्रेजेंट मोमेंट, और जब हम प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर अटेंशन देंगे तो हम माइंडफुली होकर काम करेंगे। तो ये चीज एक तो आपको शायद समझ में आ गई होगी कि हम अपने माजी को जो हो गया सो हो गया, लेट इट गो, लेट इट गो। और मुस्तकबिल जो होगा उस मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग करनी है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ठीक है, लेट सपोज आपका माजी खराब था, लेट सपोज आपका माजी खराब था और पास्ट के अंदर जो एक्सपीरियंसेस आपके हुए वो खराब थे और फ्यूचर के बारे में भी नहीं पता। तो एक ऐसी चीज है जो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि आप अपने एक ऐसी चीज है कि जिससे आप अपने माजी को भी बेहतर कर सकते हैं। योर पास्ट कैन बिकम रियली सक्सेसफुल। आप उसको जब देखेंगे तो आप हमेशा खुश होंगे, और इस टेक्निक के थ्रू आप अपने फ्यूचर को भी बेहतरीन कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या है कि जिस टेक्निक से आप अपने पास्ट को भी बेहतरीन कर लें और उसी टेक्निक से आपके फ्यूचर भी बेहतर हो जाए। सो we usually say to our people, our participants that हमने करना क्या है कि ये जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है, इस प्रेजेंट मोमेंट को हैप्पीली गुजारना, इस प्रेजेंट मोमेंट को उसमें खुशी देने, उसी को बेहतरीन कर लें, उसी को पावरफुल कर लें। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है जिसके अंदर आपने सारी खुशियां लेकर आए, इसी प्रेजेंट मोमेंट को आप बेहतरीन करने। लेट्स सपोज इफ यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर, आप भूल जाएं सारी चीजों को, आप अपने दिमाग से सारी चीजें निकाल दें कि आपने किस किस को जो है ना, अमूमन हम लोग कहीं बैठे होते हैं ना, जैसे नमाज के अंदर होते हैं, तो हमें याद आता है कि भाई किस किस ने पैसे मुझे देने हैं, किस किस से, लेकिन कभी ये याद नहीं आता कि किस किस को पैसे देने। इसीलिए अभी अगर आप लेक्चर सुने तो भूल जाएं कि आपने कोई काम करना होगा, फला फला फला, माइंडफुली होके ये लेक्चर सुने।
और जब हम ये इस प्रेजेंट मोमेंट को, जिस प्रेजेंट मोमेंट में इफ आई एम लिविंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, इफ आई एम प्रेजेंटली हियर, तो फिर करूं क्या कि मैं इसी को हैप्पीली गुजार लूं, इसी को पीसफुली गुजार लूं, इसी को खुशनुमा बना लूं, इसी को खूबसूरत कर लूं, इसको इतना खूबसूरत कर लूं, इसके अंदर इतनी खुशी भर दूं। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये जो प्रेजेंट मोमेंट जिसके अंदर मैं खुशी भर रहा हूँ, खुशियां दे रहा हूँ, ये एक लम्हे बाद ये प्रेजेंट मोमेंट हमारा पास बन जाएगा। ये एक लम्हे बाद ये प्रेजेंट मोमेंट हमारा पास बन जाएगा। अगर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर खुशियां दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, उसे हैप्पीली गुजार रहे हैं, और ये जब ये एक लम्हे बाद ये पास बनता चला जाएगा, तो हमारा जब प्रेजेंट अच्छा था तो हमारा पास भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पहले जो था लेट इट गो, जाने दो उसको। बट what you are spending the time right now, if you are making this really powerful, if you are making this peaceful, you will see that your past was really peaceful. ये करके तो देखें। और जो लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेहतरीन बना लेते हैं, तो यही प्रेजेंट मोमेंट को बेहतरीन बनाना दर हकीकत आपके फ्यूचर के लिए एक जबरदस्त स्टेप होता है, और आपका फ्यूचर उसमें ब्राइट हो सकता है। तो प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है। इसके लिए कि हम एक क्लिप है, वो जरा हम क्लिप भी देखते हैं, और होपफुली जी ये हमारा क्लिप है। Do you know what this is? वो सैंड वॉच, सैंड क्लॉक, वो पुराने जमाने में इस तरह से समय को नापते थे। Do you remember that? उसमें क्या है, बारीक रेती भरी हुई है, ऊपर के कंपार्टमेंट से एक एक दाना नीचे जाता है, पूरा नीचे जाने पर 1 घंटा कंप्लीट हो गया, समथिंग लाइक दैट, राइट? नाउ ये देखिए, ये सैंड वॉच की अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि सैंड वॉच कैसी होती है। सैंड वॉच का मतलब ये कि कोई इस तरह की, कोई पहले जमाने में, और यहाँ पे जो है मट्टी, ये सैंड जो है वो भरी हुई थी, और ये एक एक करके यहाँ पे नीचे आ रही है। तो सैंड वॉच जो है वो इस तरीके से जो है वो काम कर रही है। अपने जीवन को इसमें देख लेना, आपका फ्यूचर कहाँ है? ऊपर है, वंडरफुल। अब क्लियर हुआ, ये फ्यूचर है, और पास्ट नीचे के कंपार्टमेंट में पास्ट है, क्लियर हुआ? अच्छा, और प्रेजेंट मोमेंट तो बीच में जो सेंटर पॉइंट है। तो ये देखें कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो फ्यूचर है वो क्या है। ये फ्यूचर जो है वो ये है, ये जो चीज है ये है हमारा प्रेजेंट मोमेंट, और ये जो गुजर गया ये है पास्ट। देखो जीवन एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं, मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट, फ्यूचर पास्ट में जा रहा है, राइट? अच्छा, तुम्हें खुश होना हो तो मौका कब है? अभी, अभी है ना। तुम 100 साल जी लोगे ना, तो भी 2 मोमेंट एक साथ में नहीं मिलेंगे जीने के लिए। ओनली 1 मोमेंट एट ए टाइम, एंड दैट इज नाउ, नाउ एंड नाउ। अच्छा, सिर्फ हैप्पीनेस की बात नहीं है सर, आप चिंता करते हैं तो फ्यूचर को लेके चिंता करते हैं, लेकिन करते कब है? अभी ना। आप गुस्सा करते हैं तो पास्ट को लेके गुस्सा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन करते कब है? अभी। गुस्सा भी अभी, चिंता भी अभी, हैप्पीनेस भी अभी ही। अरे लिस्टिंग में डियर, बजा लो। थैंक यू। एक नर्सरी की कविता है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में सिखानी चाहिए एक्चुअली। कहते हैं, The time to be happy is now, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. The time to be happy is now, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. कितना सिंपल है ये,
I'll tell you, हम पोस्टपोन करते रहते हैं हैप्पीनेस को। ये मिल जाए तो हैप्पी हो जाऊंगा, फिर कहते हैं इनके साथ डाइवोर्स हो जाए तो हैप्पी हो जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊं फिर हैप्पी हो जाऊंगा। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सुन। सचमुच ऐसा है, तुम हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर करके जी रहे हो। मैं कह रहा हूं, तुम कहते हो ना कि ये मिलने पर खुश हो जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। वो मोमेंट जब प्रेजेंट में आएगा तब भी खुशी मिलेगी ही तुम्हें, लेकिन वेट क्यों करना है तुम्हें? अभी हो सकते हो, अभी उत्साह जगा सकते हो, अभी प्रेम जगा सकते हो, अभी उत्सव मना सकते हो जीवन को। चलो जगा के देख लो। जगा के नहीं, मैं ये कह रहा हूं, लेट अस बी हैप्पी राइट नाउ, और फिर जो जरूरी है वो करते रहेंगे जीवन के लिए। तो यहाँ जो हम लोग अब जो चीज डेवलप कर चुके हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को हमने माइंडफुली लेकर चलना है, और ये माइंडफुलनेस जो है, पेइंग अटेंशन ऑन अ राइट मोमेंट, पेइंग अटेंशन इन प्रेजेंट मोमेंट, नॉन जजमेंटली, लोगों को जज ना करें, लोगों को हम लोग नॉर्मली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं तो हमने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नामों के साथ हम लोग फील कर रहे होते हैं, रियलाइज कर रहे होते हैं, उनको पुकार रहे होते हैं, नॉन जजमेंटली, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन हो। आप अपने 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 कोलीग्स के साथ माइंडफुल होकर काम करें। ये जो पेइंग अटेंशन इन प्रेजेंट मोमेंट, और उसको खुशी के साथ गुजारें, उसको खुशी दें, उसमें पावर जो आप लेकर आए हैं वो मोहब्बत के साथ लेकर आए। तो ऑर्गेनाइजेशन को हम माइंडफुल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन से एक्चुअली नाम होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन कैसे ब्यूटीफुल हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे माइंडफुल हो जाए, जब तक कि वो जो टीम मेंबर है, वो जो उनके स्टाफ है, जब वो लोग माइंडफुल होकर काम करेंगे, जब उनका माइंड ब्यूटीफुल होगा, तब वो खुद ब खुद वो ऑर्गेनाइजेशंस भी ब्यूटीफुल और माइंडफुल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ चलती चली जाएंगी। और फिर हम ये जो ब्यूटीफुल और माइंडफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको जब हम देखें तो ये ब्यूटीफुल और माइंडफुल ऑर्गेनाइजेशन जब माइंडफुल विजन के ऊपर काम करें। सो व्हाट इज विजन? द विजन इज द एबिलिटी और इंस्टेंस ऑफ अ ग्रेट परसेप्शन स्पेशली फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। एक ख्वाब है, एक ख्वाब है। विजन एक ड्रीम है जो हर इंसान अपने लिए बनाए। नॉर्मली हमारे यहाँ एकेडमिक्स के अंदर हम लोग जो इतने अरसा पढ़, आप लोग भी माशाल्लाह 16, 17, 18 साल की पढ़ाई होगी। वैसे ACCA करने में तो अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, तो मिनिमम 15 से 18, 19, 20 साल से आप लोग पढ़ रहे होंगे। लेकिन उन एकेडमिक्स के अंदर हमें ये वो बुनियादी चीज है जो हमें मिसिंग हो जाती है कि हमारा व्हाट शुड बी द विजन ऑफ लाइफ, व्हाट शुड बी आवर विजन, हमारा ख्वाब क्या होना चाहिए, हम काम कर क्या रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली द पार्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बट दिस इज मिसिंग इन आवर एकेडमिक्स। और मुझे जब बाहर मौका मिला, मैंने स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे के अंदर खास तौर पे जो वहाँ की जो स्कूल्स हैं उनको देखा। खासतौर पे स्वीडन के जो स्कूल्स के अंदर मुझे बुलाया जाता था और हम लोग वहाँ पे, तो मैं स्टूडेंट्स को मैं देखता था कि खास उन लोगों के लिए व्हाट दे आर गिविंग देम इन देयर चाइल्डहुड, कि उनको वो एक विजन दे रहे होते थे जिसके ऊपर उन्होंने काम करना है। और मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पे स्कूलों के बच्चे जो बड़े बड़े बैगों को लाद कर जा रहे हों। हमारे यहाँ स्कूलों के बच्चे बड़े बड़े बैग लाद कर जाते हैं, बल्कि फिर जो रिजल्ट आता है, वी आर नॉट एबल टू गेट द रियल रिजल्ट। अखलाक और किरदार हम वो नहीं बना पाए, हमारे मैनर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं बन पाए। लेकिन जब मैंने उन लोगों को देखा तो उनके यहाँ वो किताबों का वो बोझ तो नहीं था, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर झूठ नहीं बोला जाता, उस सोसाइटी के अंदर चोरी नहीं की जाती, फरेब नहीं किया जाता, डाका नहीं डाला जा रहा। उसकी वजह ये है कि जो एकेडमिक्स थे, जो उनका एजुकेशनल सिस्टम है, उस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर फ्रॉम द चाइल्डहुड वो उनको वो थीम दे रहे होते हैं, वो बीज और वो सीड दे रहे होते हैं कि जिसने माइंडफुली आगे जाके काम करना है। तो ये जो विजन है, विजन मैं हजारों लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैंने आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम एनीबॉडी व्हाट इज योर विजन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर विजन। मैं अपने उन तमाम पार्टिसिपेंट्स से जो भी वेबिनार के अंदर हमारे सामने मौजूद हैं, आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट इज योर विजन,
आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी आपकी मंजिल क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपका ख्वाब क्या है। वो ख्वाब एक बहुत बड़ा ख्वाब, जैसे मुफक्किर पाकिस्तान ने देखा अल्लामा इकबाल ने, उनका ख्वाब बहुत जबरदस्त था। वो ख्वाब ऐसा था कि उस ख्वाब की ताबीर तो वो अपनी जिंदगी में नहीं देख सके, लेकिन लेकिन उनकी आने के बाद उनकी नस्ल ने उस काम को आगे बढ़ाया। तो ये जो विजन है फ्यूचर डेवलपमेंट्स के रिस्पेक्ट से, इसको आसान फॉर्म के अंदर आप जरा इसको समझें कि जो विजन है वो क्या, वी आर व्हाट वी वांट टू बी, हम जाना कहाँ चाहते हैं। ये बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर इसकी एक लेटर की फॉर्म में मैंने आपको सामने मेंशन कर रहा हूँ कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमारा ख्वाब क्या है। आप तमाम लोग, आप लोग अभी जो सेशन हो रहा है, मैं ये चाहूंगा कि सिर्फ 5 मिनट इस सेशन के बाद आप लोग दें और ये डॉक्यूमेंट करें कि व्हाट इज योर विजन। विजन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और विजन जो है वो बहुत बड़ी पिक्चर के साथ होता है, बिग विजन ना हो, बड़ी पिक्चर के साथ विजन हो। और जो आप हासिल करना चाहते हैं आप उसको लिखें, और फिर जब आप उसे लिखेंगे तो उसके अंदर आप ये देखिए कि नॉर्मली जब हम लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, सुबह अपने घरों से निकल रहे हैं, और घरों से निकलने के बाद जब हम अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, तो सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है कि हम जब अपने घर से निकलते हैं वो 1 घंटे के लिए निकलते हैं, 1 दिन के लिए निकलते हैं, 1 हफ्ते के लिए निकलते हैं, 1 महीना या 1 साल के लिए निकलते हैं, तो हमें हमारी डेस्टिनेशन पता होती है कि हमने जाना किधर है। हमें ये बात पता होती है कि हमने जाना किधर है। आप जब आप अपने घर से ऑफिस की तरफ सुबह निकलते हैं तो आपको ये बात पता है कि आपने जाना किधर है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन आवर लाइफ इज आवर डेस्टिनेशन। ये जरा आप ये देखें कि एलिस इन द वंडरलैंड, हो सकता है आप लोगों ने एलिस की कोई कहानी सुनी भी हो, पढ़ी भी हो, कोई कार्टून वगैरह इसके देखे हो। एलिस एक बच्ची का नाम है। ये एलिस जो है वो क्या है, मेरे पास भी एक मार्कर है, इसको हम यूज करते हैं। एलिस जो है वो जा रही है, एक बच्ची का नाम है एलिस। जब जाती है एक बड़े खूबसूरत से बाग के अंदर, जहां पर बहुत ही खूबसूरत दरख्त हैं, फल फूल पौधे हैं। एलिस जो है वो बच्ची है, वो खेलते कूदते हुए जा रही है और एक ऐसी जगह पे पहुंचती है कि जहां पर एक दरख्त है और उस दरख्त से 2 रास्ते बन रहे हैं। एक रास्ता सीधे हाथ की तरफ जा रहा है और एक रास्ता उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है। ये एलिस अब क्या कर रही है, ये एलिस ये क्या कर रही है। एलिस जब 2 रास्ते हैं तो यहाँ पर एक दरख्त है, इस दरख्त के ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई है और एलिस उस बिल्ली से पूछती है, एलिस इस बिल्ली से पूछती है कि ये बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, मैं सीधे हाथ की तरफ जाऊं या मैं उल्टे हाथ की तरफ जाऊं। तो बिल्ली एलिस से ये सवाल करती है कि ये बताइए कि आप जाना कहाँ चाहती हैं, तुमने जाना किधर है। तुमने जो सवाल किया कि सीधे हाथ की तरफ जाऊं या उल्टे हाथ की तरफ जाऊं, तो ये बताओ कि तुमने जाना किधर है। एलिस उस बिल्ली को जवाब देती है कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं है कि मैंने जाना किधर है। तो फिर बिल्ली एलिस को जवाब देती है कि इफ यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, तो फिर तुम चाहे सीधे हाथ की तरफ चली जाओ और या चाहे तुम उल्टे हाथ की तरफ चली जाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क तो उसे पड़ता है कि जिसने अपनी मंजिल तय की हुई होती है, और जब उसके सामने उसकी डेस्टिनेशन होती है तो फर्क तो उसे पड़ेगा कि उसे पता चलेगा कि मैं जा सही भी रहा हूं या नहीं जा रहा। सो डेस्टिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नो व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। हम जब अपने घरों से निकलते हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए निकले, 1 दिन और 1 साल और 1 महीने और 1 हफ्ते के लिए निकले, तो हमारी डेस्टिनेशन हमारे सामने होती है कि हम जा किधर रहे हैं। जरा ये तो सोचिए कि ये जो मेरी जिंदगी का सफर है, ये जो जर्नी है, इस जर्नी की डेस्टिनेशन क्या होगी। मैं जिस रास्ते के ऊपर सफर कर रहा हूँ, ये रास्ता मुझे किस मंजिल के पास लेकर जा रहा है। तो इसीलिए अपने ख्वाब देखें, और इस मुल्क और इस कौम को जरूरत है ऐसे लोगों की कि जो वो ख्वाब देखें और उनके ख्वाब की ताबीर इस मुल्क और कौम को कोई चीज देखी जाए। आपका ख्वाब मीनिंगफुल होना चाहिए, आपका ख्वाब मीनिंगफुल होना चाहिए। आप इस कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर हम इस मुल्क को आगे की तरफ बढ़ाएं। वो ख्वाब कैसा हो, मुझसे लोग पूछते हैं ये मीनिंगफुल लाइफ के हवाले से
मीनिंगफुल लाइफ के हवाले से जब ये सवाल होता है तो ये बात होती है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली जो चीज है विजन की डेवलपमेंट के लिए, कि वी शुड नो आवर डेस्टिनेशन, हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारे टारगेट्स क्या है, हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हमारे जो ड्रीम्स होंगे, उन ड्रीम्स को जब हम फॉर्म करेंगे तो फिर वहां से हमारे गोल्स निकल रहे होंगे, हमारे वहां से ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स हम उसके अंदर डिसाइड करेंगे। तो एक बहुत बड़े ख्वाब के मुख्तलिफ छोटे छोटे सब विजन हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा ख्वाब है और उस ख्वाब की जो ताबीर है वो क्या हो। आप वो जो बहुत बड़ा, आप कोई बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, आप यूं समझने की जैसे अल्लामा इकबाल का ख्वाब था पाकिस्तान बनाना है। क्यों बनाना है? यू नो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर विजन इज द थिंग दैट इज मोटिवेटिंग यू। आपका जो पर्पस ऑफ द विजन है, दिस इज एक्चुअली मोटिवेटिंग यू टू अचीव योर गोल, टारगेट एंड योर विजन। पर्पस। तो आप अपने पर्पस को जो है वो बड़ा, अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ द विजन। लेकिन ये जो डेस्टिनेशन है विजन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अभी हमने डिस्कस की है, कि एक जो चीज है, पहली चीज है वो डेस्टिनेशन, और दूसरी जो चीज है विजन की, जो पहली चीज है वो है डेस्टिनेशन, आपको पता होगा आपकी। और विजन की जो दूसरी चीज है वो क्या है, कि यू शुड नो द राइट डायरेक्शन। वी शुड नो द राइट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, इसके लिए गांधी गांधी जी ने बड़ा जबरदस्त एक बात बोली। उन्होंने कहा कि योर स्पीड इज इररेलेवेंट, तुम्हारे भागने की रफ्तार बेकार है। अब आप ये जो सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं जिनके एसएससी से ताल्लुक है, जो लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या तो किसी बड़े अच्छे लेवल के ऊपर हैं, या अपने मिडिल कैरियर के मिडिल पाथ के ऊपर मौजूद है, या इफ दे आर स्टार्टिंग देयर पाथ, आप जरा ये देखिए कि गांधी जी ने कहा कि योर स्पीड इज इररेलेवेंट, तुम्हारे भागने की जो रफ्तार है ये बेकार है, इफ योर डायरेक्शन इज रॉन्ग। अगर तुम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो तो तुम्हारे भागने की रफ्तार बिल्कुल बेकार है। The second important thing that we are discussing here under the subject of the vision is direction. You should know the right direction. आप अपनी मंजिल पर उसी वक्त पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल को उसी वक्त आप फुलफिल कर सकते हैं कि जब मुझे और आपको मेरी डायरेक्शन का इल्म होगा। मुझे पता है कि मेरी मंजिल, लेट सपोज आपने कहीं पहुंचना है और आपने डिसाइड किया कि आपने किसी जगह पे जाना है, लेकिन अगर आपने उसकी डायरेक्शन गलत चूज कर ली है तो फिर आप सारी जिंदगी भागते रहें उस डायरेक्शन के अंदर, आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू टू सेलेक्ट द राइट डायरेक्शन, एंड इन दिस वे I will share some information with you कि हम अगर अब ये चीज देखें कि हमारी जो विजन है, विजन के हवाले से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये विजन कैसा हो। तो विजन ऐसा हो कि जो मीनिंगफुल हो, बामकसद विजन हो। बामकसद विजन क्या है? फिर किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ, तो मेरा अक्सर उनको जवाब होता है हकीम मोहम्मद सईद। हकीम मोहम्मद सईद, मेरे ये अल्फाज जो हैं, आप ये बस हकीम मोहम्मद सईद का हमारे जब जहनों में नाम आता है तो बस एक ही चीज आती है कि एक ऐसा आदमी जिसने मुल्क और कौम के लिए ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर के लिए उसे काम किया। तो आप जिस फोरम के ऊपर मौजूद हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, जरा आउट ऑफ बॉक्स हम सोचें। अपने दिमाग को, जो पावर, जो कनस्तर, जो मैंने आपको शुरू में बात की थी, ये कनस्तर है फकीर के पास और उसको फकीर को ये बात नहीं पता कि उसके पास खजाना मौजूद है। हमारे पास एक बहुत जबरदस्त खजाना अल्लाह की तरफ से मौजूद है। इस खजाने को मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करते हुए बामकसद जिंदगी के लिए हम अपने विजन को क्रिएट करें। अभी जो हकीम मोहम्मद सईद थे, इनकी लाइफ के बारे में मैं एक मुख्तसर सी छोटी सी एक आपको उनकी एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ कि हकीम मोहम्मद सईद का क्या तजर्बा रहा। मैं इनकी बेटी के पास गया, इनकी बेटी के पास अक्सर जाना रहा, और हकीम साहब की जो बेटी हैं उनसे एक अच्छा ताल्लुक है। उनसे मैंने कई दफा मैंने उनसे कुछ चीजें उनसे पूछी। उनमें से एक तो सबसे पहले जो हकीम साहब की जिंदगी है वो क्या थी। 1920 में हकीम साहब पैदा हुए। 1920 में हकीम साहब पैदा हुए और 1940 में उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज किया, और 1947 में वो पाकिस्तान आए। और 47-48 में ही हमदर्द
दवाखाना की बुनियाद रखी। 1964 में उन्होंने हमदर्द फाउंडेशन की बुनियाद रखी और यही हकीम मोहम्मद सईद इस ख्वाब की तकमील करते हुए 1998 में शहीद हो गए। आप में से बहुत सारे लोग हकीम साहब को जानते होंगे। मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और वहां पर जाने के बाद हकीम साहब के मकबरे पे भी जाता हूँ तो एक खास नूर है कि एक शख्स ने जिसने अपने 58 साल के कैरियर में 1940 से लेकर 1998 तक 58 साल का जो कैरियर है, इसमें उनकी बेटी ने मुझसे कहा कि तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा मरीजों को हकीम साहब ने देखा। 4 मिलियन से ज्यादा मरीजों को, 4 मिलियन। और यही वो हकीम साहब थे जिन हकीम साहब को सिर्फ ये मरीजों को देखा नहीं करते थे, बल्कि यही हकीम साहब जो थे वो किताबें भी लिखा करते थे। और हकीम साहब ने जो किताबें लिखी हैं वो 197 किताबें। आप ये देखिए कि हकीम साहब की जिंदगी क्या थी। इस जिंदगी के अंदर 4 मिलियन पेशेंट्स और तकरीबन 197 बुक्स। एक 197 किताबें हकीम साहब ने लिखी हैं। अब जरा ये सोचिएगा कि एक शख्स 24 घंटे की जिंदगी में वो किस तरह वो ख्वाब, वो माइंडफुल विजन उनके ज़हन के अंदर मौजूद था, वो मानो से मीनिंगफुल विजन उनके अंदर मौजूद था। उस माइंडफुल और मीनिंगफुल विजन को उसको अचीव करने के लिए वो क्या करते थे। किसने कहा कि ख्वाब वो नहीं कि जो रात को देखे जाए, ख्वाब वो नहीं जो रात को देखे जाए, ख्वाब वो है जो आपको रात को सोने ना दें, रात को आपको सोने ना दें, ये वो ख्वाब होते हैं। तो इस ख्वाब की तकमील के लिए एक आदमी, हकीम साहब की बेटी ने क्या कहा, हकीम साहब की बेटी ने कहा कि अब्बा कहते थे कि मेरी हकीम साहब तकरीबन 4 घंटे सोते थे रात। तो अब्बा ये कहते थे, हकीम साहब की बेटी ने कहा कि अब्बा ये कहते थे कि मैं अपनी नींद का 1 घंटा कम करना चाहता हूँ, यानी मैं 3 घंटे सोना चाहता हूँ। और चूंकि मुझे बहुत काम करने तो अपना जो विजन बनाए वो माइंडफुल विजन हो। ये माइंडफुलनेस के हवाले से भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। और ये जो विजन है माइंडफुल विजन का, जरा आप ये सोचें कि जब भी आप माइंडफुल विजन हम बना रहे होंगे, माइंडफुल विजन के अंदर हमारे जहन में बहुत सारी, हम लोग माइंडफुली जब ये जो मैंने आपको मिसाल दी, ये देखें, ये है माइंडफुल, FULL के साथ है ये फुल। दिमाग फुल है यूट्यूब से, फेसबुक से, XYZ, फला 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 फला, किससे पैसे लेने, किससे क्या, फला फला सारी चीजें करनी है। लेकिन हम ये जो माइंडफुल विजन क्रिएट करेंगे वो एक खूबसूरत विजन हो कि जो हम अपने मुल्क को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी जहां जहां पर हम लोग मौजूद हैं वहां पर हम लोग क्या डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये माइंडफुल विजन के साथ ये अटैच्ड है। इस माइंडफुलनेस के साथ जब हम काम करेंगे तो इसमें जब अपने विजन को क्रिएट करें तो नॉन जजिंग हो, पेशेंस हो, बिगिनर्स माइंड हो, ट्रस्ट हो, नॉन स्ट्राइविंग और एक्सेप्टिंग और लेटिंग हो। तो इसमें करना क्या है, नॉन जजमेंटल हो, लोगों के साथ सब्र के साथ काम करें। जब अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मौजूद हो तो माइंडफुली होकर काम करें, माइंडफुली होकर विजन को क्रिएट करें। और इसी विजन के अंदर आप ये देखें कि जब हम ये विजन क्रिएट कर रहे होंगे, जब हम ये सारी चीजें मान रहे होंगे, तो इसमें जो सबसे अहम जो चीज आती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो होती है थॉट्स से। थॉट्स जो है वो सबसे बुनियादी चीज है। ये जो थॉट्स आती हैं, आप ये जो थॉट्स होती हैं, ये सबसे स्टार्टअप जो है वो दिमाग के अंदर है। ये जो हमारा जो इंसान दिमाग है, इसको जो थॉट्स आ रही है, तो पॉजिटिव भी हैं, वो मुख्तलिफ थॉट्स उसके अंदर आ रही होती हैं। हर कहीं पॉजिटिविटी है, कहीं नेगेटिविटी है। लेकिन ये जो माइंड है, अगर ये माइंडफुली होकर काम करें, पॉजिटिवली होकर काम करें, तो ये जो पॉजिटिव माइंड होगा वो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। एनवायरनमेंट में पॉजिटिव भी चीज मौजूद है, नेगेटिव भी चीज मौजूद है, लेकिन पॉजिटिव माइंड, माइंडफुल माइंड जो होगा वो पॉजिटिव माइंड को, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा और वो चाहेगा कि उसका दिमाग पॉजिटिव चीजों से ही फिल अप रहे। और होता क्या है, स्टार्टअप होता कहां से है, ये जो चीज होती है वो स्टार्ट होती है थॉट्स के साथ। आपकी इमेजिनेशंस, आपकी विजुअलाइजेशंस,
ये जो दिमाग में जो थॉट्स आती हैं, ये जो थॉट्स होती हैं, ये हमें कोई काम करने के लिए कुछ ख्यालात हमारे जहन के अंदर लेकर आ रही होती हैं, कुछ तसव्वुरात होते हैं। थॉट्स सबसे पहले जहन के अंदर आती हैं, कुछ तखय्युलात, कुछ तसव्वुरात हमारे जहन में जब आते हैं, तो जब रिपीटेशन ऑफ थॉट्स हो, जब रिपीटेशन ऑफ थॉट्स होती है, तो फिर ये रिपीटेशन ऑफ थॉट्स हमारे अल्फाज के अंदर, हमारे वर्ड्स के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो जब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होना शुरू हो जाए, हमारे सबसे पहले हमारे ख्यालात आए, उन ख्यालात की जब रिपीटेशन हो रही है, तो फिर हमारे वर्ड्स हमारे सामने आ गए। वो वर्ड्स जब हमारे होते हैं, जब हम कोई चीज बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो एक्शन के अंदर वो चीज ट्रांसफर हो जाती है। और जब कोई चीज एक्शन में ट्रांसफर होती है, जब जबरदस्त और पावरफुल एक्शन होते हैं, तो फिर वो चीज हैबिट्स के अंदर चली जाती है। अब जरा मैं आपको एक्शन के हवाले से ही बात बताऊं कि जब आदमी, उसके थॉट्स होती हैं, उसके वर्ड्स के अंदर आ जाते हैं और उसका एक्शन, इसके अंदर पावर क्या है। पिछली सदी का जो सबसे अजीम खिलाड़ी था वो कौन था? पिछली सदी का जो सबसे अजीम खिलाड़ी था, मैं आप तमाम लोगों से पूछता हूँ कि जरा सोचिए, हो सकता है किसी के जहन के अंदर पीले का नाम आएगा, किसी के जहन के अंदर एक्सवाइजेड मुख्तलिफ लोगों के नाम आएंगे, जिसका क्रिकेट से जबरदस्त ताल्लुक है वो डॉन ब्रैडमैन का नाम ले लेगा। लेकिन पिछली सदी का जो सबसे अजीम खिलाड़ी था, हो सकता है आप लोगों के जहन के अंदर भी आया हो, उसका नाम था मोहम्मद अली। वो क्या कहता था? वो कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हूं। और वो ये कहता था कि कैच मी इफ यू कैन। वो अपने आप से कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, अपने आप से सेल्फ टॉक करता था। तो जब वो सेल्फ टॉक करता था, और इस सेल्फ टॉक के अंदर क्या करता था, वो जो थॉट्स, उसके जो ख्यालात, वो विजुअलाइज करता था। एक होता है थॉट्स होती हैं, एक और चीज होती है विजुअलाइजेशन, एक चीज होती है इमेजिनेशंस। तो ये जो विजुअलाइज कर रहा होता था अपने जहन में, क्या करता था कि लेट्स सपोज कल उसकी अगर कोई फाइट है, कल उसकी कोई फाइट है, तो उस फाइट के हवाले से ये बात जो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, ये बात आपके इंटरव्यूज के हवाले से भी बड़ी आपको काम आएगी, आपके टेस्ट हैं उनके लिए काम आएगी, आपके प्रेजेंटेशंस हैं, आपके इस तरीके के जितने भी बड़े आपके जो सामने माइलस्टोन्स खड़े हुए, बड़े टास्क हैं, उन टास्क को परफॉर्म किस तरीके से करना है, ये एग्जांपल आपके सामने बड़ी अच्छी होगी कि मोहम्मद अली विजुअलाइज किस तरह करता था। लेट्स सपोज उसकी अगर फाइट है 2-4 दिन बाद, एक कल उसकी फाइट है, तो वो विजुअलाइज करता था जिसकी उससे ओपोनेंट है वो है कौन, उसके बारे में सोचता था, वो फाइट किस तरीके से करता है। और उसकी विजुअलाइजेशन ऐसी होती थी कि वो ये सोचता था कि हम दोनों फाइट रियल, वो विजुअलाइज ही कर रहा होता था, अपने जहन में एक तस्वीर बनाता था, अपने जहन में एक वीडियो क्रिएट करता था। वो क्या था कि वो और उसका ओपोनेंट रिंग के अंदर आ गए, वो अनाउंस करता था मोहम्मद अली रिंग के अंदर आ गया, ओपोनेंट रिंग के अंदर आ गया, फिर वो अनाउंस करता था राउंड नंबर 1 है, राउंड नंबर 2 है, राउंड 3 है। और वो उसी विजुअलाइजेशन के अंदर इतना पावरफुल विजुअलाइज उसे कर रहा होता था कि वो उसी विजुअलाइजेशन के अंदर वो जो फाइट हो रही है उसके अंदर वो अपने आप को सक्सेसफुली दिखाता था और ये अनाउंस भी करता था कि मोहम्मद अली इस तरह। सो ये जो थॉट्स थी वो इतनी पावरफुल थी कि वो अल्फाज भी, वो सेल्फ टॉक भी वो अपने साथ कर रहा होता था। तो जब वो एक्शन की फॉर्म के अंदर जाता था, जिस वक्त उसका जो रियल एक्शन होना है, जब रियल फाइट होनी होती थी दूसरे दिन, तो जिस वक्त वो फाइटिंग रिंग के अंदर, उसका जो बॉक्सिंग रिंग है उसके अंदर जब भी वो पहुंचता था, तो वो ये ख्याल करता था कि मैं तो ऑलरेडी ये फाइट जीत चुका हूँ, मैं तो ऑलरेडी ये फाइट जीत चुका हूँ। अब जो चलेगा ये ट्रेलर चलेगा, ये तो ट्रेलर चलेगा मेरे सामने, मैं तो ट्रेलर करूंगा। तो वो ऑलरेडी उसका माइंड मेकअप होता था कि मैं ये फाइट जीत चुका हूं। तो जब वो फाइट में, रियल फाइट के अंदर आता था, तो उसकी विजुअलाइजेशन की पावर इतनी जबरदस्त होती थी कि रियल फाइट के अंदर उसको अपने ओपोनेंट को हराना मुश्किल काम नहीं होता था। तो ये वो चीज है कि रिपीटेशन ऑफ थॉट्स वर्ड्स बन जाते हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हमारे एक्शन बन जाते हैं, और रिपीटेशन ऑफ एक्शंस जो होते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। ये जो हैबिट्स होती हैं वो क्या चीज होती हैं? अब इसको आप जरा समझें कि एक आदमी है जो लेट आता है, एक दिन लेट आया, उसके एक एक्शन था। लेकिन एक आदमी है कि जो 3 हफ्ते में 3-4 दिन लेट अगर आ रहा है, सुबह ऑफिस में लेट अगर पहुंच रहा है, तो एक्चुअली इट्स नॉट इट्स एक्शन। ये कोई, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, एक्चुअली ही इज हैबिचुअल ऑफ दिस एक्शन, वो हैबिचुअल हो गया वो लेट आने का। जैसे आपकी कोई मीटिंग है, लेट्स सपोज आपने कोई ऑफिस में मीटिंग रखी हुई है, और मीटिंग जो है वो 10 बजे होनी है, और अमूमन बाज लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि जो हैबिचुअल होते हैं मीटिंग के अंदर जल्दी पहुंचने के, यानी कि अगर 10 बजे मीटिंग है तो 9:55 9 के ऊपर वहां पे पहुंच जाएंगे, 9:58 पे पहुंच जाएंगे, 9:54 पे पहुंच जाएंगे, ताकि उस मीटिंग के अंदर जो टाइम के ऊपर पहुंचने वो पहुंच जाए। लेकिन बाज लोग हैबिचुअल होते हैं लेट आने के, वो कहते हैं भाई सब आ जाएंगे तो हम जाएंगे। एक्चुअली हमें इसकी एक एक मिनट की कदर होनी चाहिए।
एक एक मिनट की कदर क्या होनी चाहिए कि अभी आपने सुना होगा कि जापान के अंदर वजीर रेलवे ने मुआजरत की है, ट्रेन उनकी सिर्फ 20 सेकंड जल्दी चली गई, ये पिछले हफ्ते की बात है, 20 सेकंड जल्दी रवाना हो गई ट्रेन। तो उनके उस ट्रेन के मिनिस्टर को मिनिस्टर या उसके ट्रेन के चेयरमैन को ये माजरत करनी पड़ी, ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ा कि हमारी 20 सेकंड ट्रेन जल्दी चली गई। तो जो कौमें वक्त की कदर करती हैं, जो हैबिचुअल हो जाए वक्त की कदर की, तो फिर रिजल्ट्स भी उनके सामने होते हैं। तो माइंडफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए माइंडफुल विजन होना जरूरी है, और माइंडफुल विजन बनाने के लिए इस चीज का हैबिचुअल होना जरूरी है कि आपकी थिंकिंग और थॉट्स कैसी हो। तो जब रिपीटेशन ऑफ एक्शंस होंगे तो आप उस चीज के आदी हो जाएंगे, और ये जिस चीज के हम आदी हो जाते हैं वो चीज मेरा और आपका कैरेक्टर बना देगी। यानी ये कोई एक आदमी बहुत जेनरस है, वो बहुत सारे लोगों को जो है वो पैसे देता है, वो पैसे देता है, तो होता क्या है कि वो लोगों को तकसीम कर रहा होता है, वो एक गार्डनर की तरह, वो एक माली है, वो एक बागबान है, लोगों को तकसीम करता है। तो जो आदमी लोगों को इस तरीके से वो तकसीम कर रहा होता है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी कोई माइलस्टोन्स, कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो उनको बॉसेस बॉसेस जो है वो लोगों को उसके बोनसेस वगैरह दे रहे होते हैं। तो होता क्या है, एक दफा मुझे भी, मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता था, तो हमने एक प्रोजेक्ट किया तो बोनस हमें मिला। तो बोनस जब हमें मिला तो प्रोजेक्ट जो है वो हमने कंप्लीट किया, वो एक बड़ा अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट था, और हमारे बॉसेस को अंदाजा नहीं था कि हम इतना सक्सेसफुली उसे कर लेंगे। तो आउट ऑफ कंट्री थे हमारे बॉसेस, जब वो वापस आए हो तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे जो है एक बोनस दिया। बोनस क्या दिया, या मुझे अप्रिसिएशन की कुछ वो भी दिया। तो मैंने अपने बॉसेस से कहा कि एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट हमने भेजा था, ये जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अगर रन हुआ, तो ये प्रोजेक्ट फुरकान ने अकेले तो नहीं किया, ये मैंने अकेले तो ये परफॉर्म नहीं किया था। हाँ, इस परफॉर्मेंस के पीछे मेरी पूरी टीम मौजूद थी। तो मैं ये कैसे ले लूं, ये जो आप सक्सेसफुली जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये प्रोजेक्ट जो है मैं कैसे अकेले ये बोनस में ले लूं? अगर आपने बोनस देना तो इसी बोनस को मेरी पूरी टीम के अंदर डिवाइड कर दें। तो हुआ ये कि जब ये पूरी टीम के अंदर वो बोनस डिवाइड हुआ, तो हुआ ये कि वो जो टीम मेंबर्स थे, आज कोई 6-7 साल हो गए इस बात को, बल्कि 6-7 साल तो मैं क्यों कह रहा हूँ, तकरीबन 9 साल के करीब हो गए, 9 या 10 साल के करीब हो गए। तो ये आज भी वो जो टीम मेंबर्स थे, आज भी मेरा और उनका जो ताल्लुक है, उसकी वजह ये है कि जब हम किसी के साथ इस तरीके से काम करेंगे, करेक्टर ऐसे डेवलप कर लेंगे, तो कभी भी वो कनेक्शन हमारा टूटेगा नहीं। तो करेक्टर जो है ये बनाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मेरे भाई, ये जो हैबिट्स हैं हमारी, उन हैबिचुअल हम जिन चीजों के हैं उनको हम बेहतरी की तरफ लेकर आए। तो रेपुटेशन ऑफ जो हैबिट्स है वो कैरेक्टर डेवलप करती है, और रेपुटेशन ऑफ कैरेक्टर जो है वो हमारी डेस्टिनेशन हमारी बताती है कि हम किस डेस्टिनेशन के पास पहुंचेंगे। तो अब यहाँ पर जरा बड़ी जबरदस्त सी चीज है जो हमारे पास डेवलप हुई है, वो ये हुई है कि हमारी जो डेस्टिनेशन है, एक्चुअली वो डेस्टिनेशन और थॉट्स का एक दूसरे से ताल्लुक है। डेस्टिनेशन और थॉट्स, जो थॉट्स आपके जहन के अंदर आ रही हैं, वो थॉट्स आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। जो आपके जहन के अंदर बीज डाला जा रहा है, आप जिस चीज का बीज अपने जहन के अंदर डाल रहे हैं, ये छोटा बीज होता है, लेकिन इसी बीज को आहिस्ता 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 परवरिश कर रहे होते हैं। इसको फूल, ये फल फूल रहा होता है, ये बढ़ रहा होता है, ये उसकी ये कद के अंदर और बढ़ रहा होता है। ये जमीन से ऊपर तो बहुत होता है, लेकिन दर हकीकत ये हमारे माइंड के अंदर इसने जगह बना ली होती है, जड़ बना ली होती है। ये इतना ग्रो कर जाता है जमीन के अंदर कि फिर बाज औकात वो अगर गलत थिंकिंग और थॉट्स अगर हमारे जहन के अंदर आए, तो वो आदमी के पूरे जिस्म के अंदर गलत थिंकिंग और थॉट्स की जड़ मौजूद होती है। तो इसीलिए जिन डेस्टिनेशंस के पास हमने पहुंचना है, जो डेस्टिनेशंस हमने हासिल करनी है, तो उनको हासिल करने के लिए हमारे पास जो बीज होना चाहिए, वो पॉजिटिविटी का हो, वो मोहब्बत का हो, वो खुशी का हो, और इस बीज के अंदर गिवर हो कि हम लोगों को देना चाहते हैं। ये जो मखलूक खुदा है, ये जो मखलूक खुदा है, ये चारों तरफ लोग हैं, ये पूरी ये दुनिया लोगों से भरी हुई है। इन लोगों की मैं खिदमत करके चला जाऊं, लोगों को मैं खिदमत कर लूं, लोगों को मैं सर्व कर लूं। बहुत लोग होते हैं कि जो बड़े इंडिविजुअल होते हैं और थोड़ा सा अलग से रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया में मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ एक तरीका होता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर अचीवमेंट्स वो लोग जो हासिल कर रहे होते हैं, तो जिनके आने से इस दुनिया में फर्क पड़ता है। आप आए हैं इस दुनिया में, जरा ये सोचें कि मेरे और आपके आने से हमें इस माहौल के ऊपर, इस एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ा। जिसके आने से फर्क पड़ता है, उसके जाने से भी फर्क पड़ता है।
यूं समझ लीजिए कि बाद लोगों के जाने से लोग कहते हैं चलो अच्छा वो भी खसकम जहां पर चले गए, अच्छा हुआ, उसके जाने से फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जाने से जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो बहुत सारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, रोना शुरू हो जाती हैं। इसकी एग्जाम्पल तो यही है कि हमारे घरों के अंदर जैसे हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ, तो जैसे वक्त इंतकाल हुआ 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो उस इंतकाल के वक्त मैंने अपने आप को टूटा हुआ महसूस किया। मैं समझा कि मैं आज मैं टूट गया। मेरी कमर के अंदर से किसी ने मेरी कमर का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो निकाल लिया। मैं टूट गया, मैं गिर गया हूँ, क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत थी। लेकिन हो सकता है मेरे अब्बा के इंतकाल पे बहुत सारे लोगों को कुछ पता फिक्र ही ना होगी, बस एक फरहान साहब के अब्बा का इंतकाल हुआ, मुझे मेरी चूंकि अटैचमेंट थी। लेकिन मेरे भाई, बाज लोग ऐसे होते हैं जब इस दुनिया से जाते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों को या अपने बीवी को और अपने माँ बाप को रुला कर नहीं जाते, बल्कि कौन उनका सदमा बर्दाश्त करती है, क्योंकि वो जब इस दुनिया के अंदर आते हैं वो इस दुनिया के लिए कुछ देकर जाते हैं, इस दुनिया वालों के लिए। तो हमारा जो हमने जो ये जो आज की जो टॉक है कि बिल्डिंग माइंडफुल ऑर्गेनाइजेशन, बेहतरीन खूबसूरत सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन बने, उस खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो विजन होना चाहिए वो माइंडफुल विजन हो। माइंडफुल विजन जो होगा उसके लिए बेहतरीन सीड होना चाहिए, वो बेहतरीन सीड हो, वो बीज ऐसा आप डालें कि चारों तरफ खुशियां मिल जाए, चारों तरफ। अब ये विजन आप कैसा बनाए, इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, और उसके बाद हमारी टॉक इंशाल्लाह ये खत्म होगी। कि हम जो हमारा जो विजन बनाए ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पर्सनल जो गोल्स हो, हमारे जो टारगेट्स हो, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन विजन जो है, ये क्या है कि जो अमूमन क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल विजन होता है वो टॉप मैनेजमेंट को या तो सिर्फ पता होता है, या वो विजन अमूमन नॉर्मली होता है क्या है कि वो आईएसओ की सर्टिफिकेशन के लिए, फलानी चीज की सर्टिफिकेशन के लिए लिखना पड़ता है, तो बाहर से जो ऑडिटर वगैरह आ रहे होते हैं, बाहर से जिन लोगों से हमने रिप्रेजेंटेटिव लिए हुए होते हैं, वही कोई ना कोई विजन बनाते हैं, बॉसेस जो होती हैं विजन के ऊपर बस सिग्नेचर कर देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं। यहीं पे मैं कंपनी में किया, तो उस कंपनी का जो विजन था, दे वांटेड टू बिकम द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशिया इन 2020। 2020 में उनका विजन ये था कि दे वांट टू बिकम द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका जो विजन था वो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते थे, कि वो एक बेहतरीन सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो, वो बेहतरीन एम्प्लॉयर भी हो, वो बेहतरीन प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हो, उनकी प्रोडक्ट जो है वो लोगों को सर्व भी कर रही हो, उनकी सर्विसेबिलिटी भी बड़ी जबरदस्त हो, मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ इस एक ग्रेड की मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल विजन जो होना चाहिए, जो बेहतरीन विजन जो आप बनाएंगे, तो माइंडफुल पर्सन जो होंगे, माइंडफुली जब लोग बैठ के इस विजन क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसका एक तरीका ये है कि उस तरीके के अंदर कि ये जो विजन होगा आपका, ये विजन ऐसा हो कि ट्रांसलेट हो रहा हो। ये जो विजन है जो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के ऊपर जो मौजूद है, यही विजन अलाइन करे, यही विजन अलाइन करे आपके मिडिल मैनेजमेंट को भी, इस मिडिल मैनेजमेंट को भी, ये जितने भी लोग मिडिल मैनेजमेंट के अंदर मौजूद हैं, ये भी इनको पता हो कि हमने कौन सी मंजिल की तरफ जाना है। और यही जो मिडिल मैनेजमेंट है, ये जो मिडिल मैनेजमेंट है, हमारा एक एक स्टाफ मेंबर, एक एक स्टाफ मेंबर, हम जिस मकसद की तरफ जाना चाहते हैं, जो मंजिल हम अचीव करना चाहते हैं, ये सारे के सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, ये उस विजन की तरफ जाने वाले हों। यानी यूं समझ लीजिए कि ये एक विंडो है, इस विंडो से पूरी ऑर्गेनाइजेशन गुजरे, कि ये जो मंजिल हासिल करनी है, इस जगह से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन गुजरे, मिडिल मैनेजमेंट भी, टॉप मैनेजमेंट भी और स्टाफ भी, कि जो हमारी जो डेस्टिनेशन होगी वो क्या होगी। डेस्टिनेशन सबके सामने उसके आए, ऑर्गेनाइजेशनल डेस्टिनेशन हमें पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल विजन हमारे सामने हो, और जब वो टॉप मैनेजमेंट भी उसको पता होगा, मिडिल मैनेजमेंट भी, तो सब के सब लोग उस विजन को हासिल करने के लिए काम कर रहे होंगे। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन विजन के लिए हमारे पास एनालिसिस, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, बजट, प्रोग्राम और प्रोसीजर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल विजन हो उसको हम एनालाइज करें, उसकी स्ट्रेटजीज ऐसे डेवलप करें,
पॉलिसीज उसके अंदर इतनी पावरफुल हो, बजट उसका हम ऐसा प्लान करें, प्रोग्राम हो, जो प्रोसीजर हो, ये सारी चीजें एक दूसरे से अलाइन हो, जिस तरीके से ये सब के सब लोग एक दूसरे से अलाइन थे उस डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए, ये सब के सब लोग अलाइन हो जाए इस डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए, पूरी की पूरी टीम। तो जब सब मिलकर एक काम करेंगे, उस मिलकर काम करने के अंदर ये तीन चीजें हैं जो बड़ी अहम हैं कि जब भी उस विजन के ऊपर हम पहुंचेंगे तो सबसे जो मेन और जो बेसिक जो चीज है वो होनी चाहिए सिंसियरिटी। सिंसियरिटी ऑफ हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुलूस, नियत, आप जिस विजन की तरफ जाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जहां लेके जाना चाहते हैं, इस मुल्क को जहां पे लेके जाना चाहते हैं, चाहे इस मुल्क के वजीर हो, मुशीर हो, वजीर आला हो, वजीर आजम हो, सदर हो, इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी हो, इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं जो अपने मुख्तलिफ कंपनीज चला रहे हैं, उनके अंदर जब सिंसियरिटी होगी, यहाँ पर भाई ये सिंसियरिटी तो दिल का नाम है, जब इस दिल के अंदर सिंसियरिटी होगी, जब यहाँ पे सिंसियरिटी होगी तो फिर हम उसकी तरफ जा सकते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, उस सिंसियरिटी के साथ लीडरशिप, उस विजन को हासिल करने के लिए सबसे पहले सिंसियरिटी है, उसी विजन को हासिल करने के लिए लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेहतरीन लीडरशिप हो। आपका क्या ख्याल है कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो किसकी वजह से होती है? उसी बेहतरीन लीडरशिप की वजह से होती है। आप दुनिया के अंदर कहते हैं कि कोई मुल्क बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है तो आप ये कहते हैं कि उसकी लीडरशिप ऐसी आई थी। अभी हम ये देखते हैं कि तुर्की जो है वो बड़ी डेवलपमेंट की जो फेजेस है वो कवर करता हुआ चला जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी लीडरशिप है। आप मुख्तलिफ टीम्स को देखेंगे कि जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता फला वो कर रही होती है, वो लीडरशिप उसके अंदर ऐसी मौजूद होती है। तो लीडरशिप जो है, ऐसी लीडरशिप मौजूद हो, किसी भी कामयाबी के पीछे उसकी लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के अंदर बड़े बड़े इदारे आए, फॉर्चून 500 जो है उसमें से जिम कॉलिंस ने एक किताब लिखी, उसके अंदर से 1435 कंपनीज के ऊपर उसने रिसर्च की कि दुनिया के अंदर 1435 कंपनी बड़ी बिग कंपनीज, गुड कंपनीज थी। उसने उन गुड कंपनीज का 1435 में को वो देखना ही चाहता था कि इनमें गुड में से ग्रेट कंपनीज कौन सी हैं। तो उसने क्राइटेरिया डेवलप किया, उस जो क्राइटेरिया जो डेवलप किया उसमें ये था कि उसमें ये कंपनीज की कौन सी कंपनीज ऐसी जो 15 साल तक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चलती रही और फिर उसके बाद जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर गई। तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के जो नाम थे वो सब बेकार हो गए। सिर्फ 11 कंपनीज ऐसी निकली, सिर्फ 11 कंपनीज ऐसी निकली कि जो गुड में से ग्रेट कंपनीज थी, जिन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ काम किया, जो मुस्तकिल 15 साल तक प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ चलती रही। 1435 में से सिर्फ 11 कंपनीज। और जिम कॉलिंस ने गुड टू ग्रेट जो किताब है उसमें मेंशन किया कि इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज थी वो ये थी कि उनकी लीडरशिप सबसे बेहतरीन थी, सबसे बेहतरीन लीडरशिप उनकी मौजूद थी। और ये जो बेहतरीन लीडरशिप होती है ये सिंसियर होती है। जब ये सिंसियरिटी के साथ काम करती है तो फिर वो जो तीसरी चीज वो डेवलप करते हैं उसकी विजन डेवलपमेंट जो होती है, ये टीम मिलकर साथ बैठ रही होती है और फिर ये फिर अपने जहां पे जाना है उस लीडरशिप ने वो डिसाइड करती है। और ये जो लीडरशिप होती है वो विजन अलाइन करती है, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एक एक फर्द को अलाइन करती है उस मकसद, उस मंजिल की तरफ जिस मंजिल को हासिल करना है। कि जिस तरफ उसका लीडर जा रहा है, उसके पीछे जो उसका सबऑर्डिनेट है, उसके पीछे जो उसका स्टाफ मेंबर है, ये सारे के सारे मिलकर अगर एक मंजिल को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो यकीन जानिए चंद ही सालों के अंदर वो मंजिल जो है वो अचीव हो जाएगी। लेकिन जरा ये सोचिएगा कि हमारी बस में ही जैसे बस है, इफ वी गेट द राइट पीपल ऑन द बस, द राइट पीपल इन द राइट सीट्स एंड द रॉन्ग पीपल ऑफ द बस, क्या कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे, जो आप विजन डेवलप कर रहे हैं, इस विजन को डेवलपमेंट करने के बाद आपकी बस के अंदर सिर्फ वही लोग आए कि जिन्होंने आपको उस मंजिल की तरफ लेकर जाना है। आपकी टीम का वही लोग हिस्सा हो जो उस मंजिल की तरफ जाने वाले हो। अगर एक आदमी पेशावर की तरफ जा रहा है और उस बस के अंदर पेशावर के मुसाफिर सवार हैं, लेकिन गलती से उस बस के अंदर अगर कोयटा के भी मुसाफिर सवार हो जाए तो होगा क्या? वो कोयटा के जो मुसाफिर है वो मुस्तकिल पूरी बस वालों को भी मुस्तकिल परेशान करते रहेंगे। क्यों? उन्होंने तो पेशावर जाने ही नहीं है, उनकी मंजिल तो कोयटा की है। वो पूरे सफर के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहेंगे। इसलिए बेहतरीन टीम्स वो होती हैं, बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं कि जो अपनी सिलेक्शन ऑफ टीम जो है वो बेहतरीन तरीके से करेंगे। उनको ही सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखें, उनको ही सिर्फ अपनी टीम के अंदर रखें कि जो उस विजन को अचीव करना चाहते हो। और जो लोग इस विजन की तरफ ना जाना चाहते हो उनको बस से
बहुत अच्छे मोहब्बत के तरीके के साथ उतारा जाए, उनको फायर ना किया जाए, कंपनी से उनको निकाला ना जाए, बल्कि वो बेहतरीन कंपनीज करती क्या है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन कर लेती हैं कि जो लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर फिट होंगे, जो उस मंजिल की तरफ जाने वाले होंगे, वो खुद ही इस बस के अंदर सवार रहेंगे, और वो लोग जो इस बस के अंदर नहीं जाना चाहते, जो कोयटा की तरफ जाना चाहते हैं, पेशावर की तरफ नहीं जाना चाहते, वो खुद ही उस बस से नीचे की तरफ उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से उतर जाएंगे. If you have the wrong people, it doesn't matter whether you discover the right direction, you still won't have a great company. Great vision without great people is irrelevant. और ये चौथी चीज है वो क्या है? The right people don't need to be tightly managed or fired up. जो सही लोग होने चाहिए उनको tightly manage नहीं करना चाहिए. इन्हीं great companies की एक और मैं आपको बात बताऊं कि वो लोग करते क्या थे. इसमें जो बहुत ही important चीज थी वो ये थी, उनकी थीम ये होती थी उनमें से अक्सर लोगों की, उन ग्रेट लीडर्स की और 11 कंपनीज के ग्रेट लीडर्स थे, कि अपनी जो टीम की सिलेक्शन थी वो क्या करते थे कि वो 10 मीडियोकर्स की जगह 5 हाईली स्किल्ड लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाते थे. 10 मीडियोकर्स की जगह 5 हाईली स्किल्ड लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाते थे, और उनको जो पे करते थे वो 8 के बराबर करते थे. आई विल रिपीट अगेन कि 10 मीडियोकर्स की जगह 5 ऐसे हाईली स्किल्ड लोगों को वो हायर करते थे जो 10 के बराबर काम करें, और उनको जो पे की जाए उनको 8 के बराबर की जाए. ये विन विन सिचुएशन जिस वक्त क्रिएट होगी कंपनीज के अंदर, जब बेहतरीन लीडरशिप होगी तो वो बेहतरीन लीडरशिप हमेशा अपने साथ बेहतरीन टीम मेंबर रखेगी. बेहतरीन लीडरशिप हमेशा अपने साथ बेहतरीन टीम मेंबर रखेगी. जो 2 नंबर लीडर होता है वो हमेशा 2 नंबर मेंबर अपने चारों तरफ रखता है. उसे खतरा होता है कि मैंने कोई हाईली स्किल्ड को हायर कर लिया तो 2 साल बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी. बेहतरीन लीडर वो होता है कि जो हाईली स्किल्ड आदमी को हायर करे और उसके दिल में भी ये ख्याल हो कि अगर ये आदमी मुझसे अच्छा काम कर सकता है तो आई विल बी गोइंग टू सपोर्ट हिम टू वर्क फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन एंड टू वर्क फॉर माय कंट्री. और जो आखिरी जो चीजें क्या है, इन अ गुड टू ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन पीपल आर नॉट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, द राइट पीपल आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट people. The only way to deliver to the people who are achieving is to not burden them with the people who are not achieving. अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि वो जो अनस्किल्ड टीम मेंबर्स आ जाते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो स्किल्ड लोग हैं. हमारी अक्सर टीम्स के अंदर ऐसा होता है कि 10 लोगों में से 8 लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो अनस्किल्ड हैं, या 2 लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. तो बॉस जो होता है, जो बॉसेस होते हैं, उनकी पूरी अटेंशन उन 8 के बजाय उन 2 के काम को सही करने के अंदर लग जाती है. तो कितनी रिसोर्स जो है उन गलत लोगों को सही करने के लिए आपकी लग रही होती है. सो इफ यू वांट टू अचीव a right direction, you should have the right member in your team, and this team will give you the strength to achieve your mindful vision. And if you have the mindful vision, how you will be able to create your mindful vision? You will have those persons, those who have mindful thinking and thoughts, those who have their beautiful minds. And if you have the team of people of beautiful minds, they will create a beautiful mindful organization. Hopefully this session will give you a right direction for your next endeavors. Inshallah जो बातें यहाँ पर हम लोगों ने की हैं, hopefully inshallah they will give you benefit in your future. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. Any questions here? Any questions जी from the audience? आप लोगों ने कोई सवाल नहीं किया आज? Audience, any questions, comments? We'll wait for a couple of more minutes. अगर कोई questions हैं so comments हैं so we'll take that. Otherwise we will close this session. Wes, I've gotten your comment. You can view this recording on our Vimeo page. We'll be uploading them very soon in the coming week, so you can listen to the whole session later on. The presentation can also be emailed to you. We'll email it to you after this session.
Yes, I've gotten your comment. Thank you, Simon, for your comments. We've received those. Thank you very much, and I hope you liked them. Please do give your feedback on our GearUp email ID, and so that we can share this with all our members and students as well. Thank you, Matt. Any more comments or अगर questions? किसी का if you have any question to ask regarding mindfulness and to create how we can make good thinking and thoughts, we can inshallah give the answer to you. Thank you, everyone. I think we are closing. We don't have any other comments or questions. So we are closing this session. Thank you all for your time, and I hope you enjoyed the session. We'll be uploading the video of this session on our Vimeo page, like always, so that you have reference for this. Please give your feedback on our GearUp email ID. Take care and have a nice day. Hafiz.